आज सबसे पहले बात करते हैं कुर्बानी वर्सेस बलि विवाद की। टी राजा ने हैदराबाद में सड़कों पर बंधे गाय बैल दिखाए तो बहस छिड़ गई कि कुर्बानी कितनी जायज है। क्या बेजुबान जानवरों को काटने से ऊपर वाला खुश हो जाता है? हिंदू धर्मगुरु कुर्बानी को गलत क्यों बता रहे हैं? बकरीद से पहले प्रतिबंधित जानवरों और कुर्बानी को कुप्रथा क्यों बताया जा रहा है? अब इस मामले में बाबा बागेश्वर की भी एंट्री हो गई है। खबर की पूरी डिटेल के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मैं खुद जा रहा हूं उस क्षेत्र में, कितने नंदी कटने के लिए बंधे हुए। प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न करें। हम किसी को अगर जीवित नहीं कर सकते हैं तो मारने का अधिकार भी किसी को भी नहीं है। प्रतिबंधित पशुओं की बलि पर खलबली। हैदराबाद से अभियान कुर्बानी छोड़ो मुसलमान। जीव हिंसा को रोकना चाहिए। हैदराबाद से विधायक टी राजा सिंह ने बकरीद से पहले कुर्बानी को लेकर अभियान छेड़ दिया। टी राजा ने एक दिन पहले आरोप लगाया था कि ओवैसी के इलाके में प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी दी जा रही है, लेकिन आज टी राजा बाइक लेकर निकल गए और ओवैसी के एरिया में दिखाने लगे कि कैसे सड़कों पर गाय बैल और सांड बंधे हुए हैं। अब टी राजा का दावा है कि बकरे के अलावा बैल भी बेचा और काटा जा रहा है। उन्होंने अलग अलग दुकानों और जगहों पर घूम कर दिखाया भी कि कैसे खुलेआम सड़कों पर बैल और गाय बंधी हुई हैं। 7 जून के दिन हजारों की लाखों की संख्या में हैदराबाद पार्लियामेंट क्षेत्र में, जहां का सांसद असदुद्दीन ओवैसी है और उसी का भाई अकबरुद्दीन ओवैसी, इन्हीं के विधानसभाओं में, इन्हीं के डिवीज़न में किस प्रकार से जो खेती में काम आने वाले बहुत ही सुंदर अच्छे हेल्दी नंदी भगवान, जिसको हम भगवान कहते हैं और ये लोग बैल कहते हैं, किस तरह से बकरीद के दिन काटने के लिए खुलेआम रोड पर बेचा जा रहा है। दरअसल हिंदू संगठनों और धर्मगुरु कुर्बानी को गलत बता रहे हैं, निर्दोष जानवरों पर क्रूरता बता रहे हैं। बाबा बागेश्वर भी अपील कर रहे हैं कि जीव पर हिंसा बंद होनी चाहिए, तो वहीं कुछ हिंदू संगठन तो मुस्लिमों से इको फ्रेंडली बकरीद मनाने की मांग कर रहे हैं। जीव हत्या बंद की जाए, प्लास्टिक या मिट्टी के बकरे की कुर्बानी दी जाए, त्योहार के नाम पर बेजुबान जानवरों पर क्रूरता बंद हो। जीव हिंसा किसी भी संप्रदाय में, किसी भी कल्चर में, किसी भी संस्कृति में, किसी भी मजहब में है, निश्चित रूप से वो निंदनीय है। वो किसी भी प्रकार से हो, हम बलि प्रथा के पक्ष में नहीं हैं, इस प्रकार से हम बकरीद के भी पक्ष में नहीं हैं। हम किसी को अगर जीवित नहीं कर सकते हैं तो मारने का अधिकार भी किसी को भी नहीं है। सनातन परंपरा में भी कई जगह बलि प्रथा है, हम देखो दोनों पक्ष का एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो अब लेकिन उपाय हैं, उपचार हैं, अब समय बहुत बदला है, हम सब सभ्य हैं, सुशिक्षित हैं, इसलिए हमें लगता है जीव हिंसा को रोकना चाहिए। कुर्बानी हो या बलि, दोनों ही बेजुबान जानवरों पर हिंसा है। हिंदुओं में बलि प्रथा काफी पहले ही बंद हो चुकी है। कुछ इलाकों में अभी भी बलि प्रथा है, लेकिन अब हिंदू समाज ऐसी परंपराओं को कुप्रथा मानता है और इसका पालन करने से परहेज करता है। लेकिन मुस्लिम समाज और उनके मजहबी स्कॉलर कुर्बानी को जायज और अल्लाह को खुश करने का जरिया बता रहे हैं। तो जानवरों की कुर्बानी पर एतराज जताना बेजा है और मैं इस बात की अपील करूंगा तमाम मुसलमानों से कि प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न करें। सरकार के साथ धार्मिक गुरुओं की भी कोशिश है कि इस्लामिक परंपरा के नाम पर प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी ना दी जाए। इसके साथ ही प्रशासन और सरकार भी नियम कानून के दायरे में रहकर त्योहार मनाने की अपील कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हैदराबाद के मुस्लिम इलाकों में बकरीद से पहले गाय बैल दिखे तो सवाल उठने लगे कि कई जगह प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी दी जा रही। इसीलिए जी मीडिया की टीम ने बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली के अलग अलग इलाकों के पशु बाजारों में जाकर रियलिटी चेक किया कि कहीं उन पशुओं की बिक्री या कुर्बानी तो नहीं की जा रही जिनकी सख्त मनाही है।
किन पशुओं पर बैन, कुर्बानी का रियलिटी चेक। तमाम हिंदू संगठन और हिंदूवादी नेता बकरीद से पहले कुर्बानी पर सवाल उठा रहे हैं। हैदराबाद से बीजेपी विधायक टी राजा ने ओवैसी के इलाके से वीडियो शेयर किया तो सवाल उठने लगा कि बकरीद पर प्रतिबंधित पशुओं की खरीदने और बेचने के साथ ही उनकी कुर्बानी दी जा रही है। सबसे पहले जी मीडिया की टीम पहुंची बंगाल, जहां बकरीद पर हैरान करने वाला नजारा दिखा। नॉर्थ 24 परगना के सुंदरबन के डोला हाट में पशु मंडी में सिर्फ गाय भैंस ही नहीं दिख रहे। जब लोगों से बात की गई तो पता चला कि इस इलाके में अधिकतम लोग भैंस और गाय की ही कुर्बानी देते हैं। सेक्युलरिज्म की दुहाई देने वाली, सभी धर्मों को बराबर समझने का दिखावा करने वाली और एक कमेंट से ऑफेंड होकर लोगों के पीछे पुलिस भेजने वाली ममता की सरकार में खुलेआम गाय भैंस काटी जा रही है। लेकिन ममता और उनकी पुलिस मूक दर्शक बनकर त्योहार के नाम पर तुष्टीकरण कर रही है। जी मीडिया की टीम पहुंची यूपी की राजधानी लखनऊ में, जहां हमने बकरा मंडी में रियलिटी चेक किया तो कहीं प्रतिबंधित पशुओं की खरीद फरोख्त या उनकी कुर्बानी देने की तैयारी तो नहीं चल रही है। बीजेपी नेता टी राजा ने आरोप लगाया है कि असदुद्दीन ओवैसी के संसदीय क्षेत्र हैदराबाद में बकरीद में कटने के लिए गाय के बछड़ों को बेचा जा रहा है। इसका रियलिटी चेक करने के लिए हम लखनऊ के चौक मंडी में आए हुए हैं। आपको मैं पूरी तस्वीर दिखाऊंगा जो यहाँ से वहाँ तक लगी हुई है, काफ़ी लंबी है। इसका हम रियलिटी चेक कर रहे हैं कि क्या जो टी राजा ने आरोप लगाए हैं वो आरोप लखनऊ में के लिए सही है या गलत है। सही नहीं है। क्या बिक रहा है? बकरे बिक रहे हैं। क्या लखनऊ में सही है? गाय के बछड़े कहाँ हैं? नहीं है ना, ये बकरे हैं। ये तो बकरा मंडी है और आप पूरी मंडी घूम लिए। बिल्कुल, मैं भी देख रहा हूँ तो यहाँ पर सिर्फ जो बकरे ही दिख रहे हैं। यूपी में योगी सरकार है तो यहाँ मजहब के नाम पर मनमानी और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर सख्त मनाही है और साथ ही हिदायत भी दी गई है कि अगर नियम कानून टूटा तो सख्त एक्शन का जिम्मेदार आरोपी ही होगा। रियलिटी चेक करने हमारी टीम पहुंची बनारस के पास गाजीपुर मंडी में। इस वक्त हम कपूरपुर मोहल्ले में हैं और जहां तक मेरी निगाहें जा पा रही हैं सारे घरों में मैं देख रहा हूं जो रियलिटी चेक किया गया तो बड़े जानवर निश्चित तौर से कहीं नहीं दिखे, लेकिन हाँ बकरे जरूर दिखे हैं और तमाम तरह के अलग अलग वैरायटी के बकरे यहाँ पे मौजूद है जिनको बकरा ईद के दिन यानी 7 जून को जो बकरा ईद होगा तो उसमें उसकी कुर्बानी दी जाएगी। दिल्ली में भी बीजेपी सरकार है। हमारी टीम पशु मंडी पहुंची जहां बकरीद के लिए लोग खरीदारी कर रहे थे। हमारी टीम देखना चाहती थी कि हैदराबाद और बंगाल में खुलेआम प्रतिबंधित पशुओं को खरीदा और बेचा जा रहा है, लेकिन दिल्ली की मंडियों का क्या हाल है, आइए देखते हैं। बकरा ईद को लेकर कितने लोगों के रोजगार मिल रहा है। बकरे बेचने वाले यहाँ पर आ रहे हैं, बकरा जो खरीद रहे हैं वो यहाँ से बकरे खरीद रहे हैं और साथ में जो ऑटो वाले हैं वो बकरों को अपने ऑटो में बैठाकर उस जगह पर लेके जा रहे हैं जहाँ पर उसको बेचा गया है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली के अलग अलग जगहों पर इसी तरीके की बकरों की मंडी आपको बकरा ईद तक देखने को मिल जाएगी। मुंबई की मैत्री सोसाइटी में बकरा काटने को लेकर विवाद हुआ था। खुलेआम बकरा काटने पर रोक लगाने की मांग की गई थी, इसलिए हमने मुंबई के देवनार के सबसे बड़े पशु बाजार में जाकर रियलिटी चेक किया कि यहाँ कौन कौन से जानवर को खरीदा और बेचा जा रहा है और किन जानवरों की कुर्बानी हो रही है। जी मीडिया की टीम ने भी एक रियलिटी चेक किया है और यहाँ पर फिलहाल जो है नियमों का पालन हो रहा है और महाराष्ट्र सरकार के तरफ से जो नियम बनाए गए थे उसके तहत फिलहाल यहाँ पर अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो सिर्फ जो है बकरे ही बकरे आपको हर जगह जो है नज़र आएंगे। ऐसे में कहीं पर भी कोई दूसरा जानवर जो है नहीं है। कुर्बानी के लिए लोग जो है बकरा यहाँ सर ले जा रहे हैं और जो दूसरे जानवर हैं उनकी भी बलि जो है इस ईद में दी जाती है। लेकिन फिलहाल इस मार्केट में जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ पर बकरे मौजूद है और ठीक इसी तरह जो है मुंबई के अलावा बाकी शहरों में भी जो है अभी तक यही तस्वीर निकलकर सामने आई है। कांग्रेस की तेलंगाना सरकार और ममता बनर्जी के बंगाल में खुलेआम गाय भैंस और बैल की खरीद फरोख्त के साथ ही कुर्बानी को भी जायज ठहराया जा रहा है, लेकिन दिल्ली, महाराष्ट्र और यूपी में नियमों का पालन किया जा रहा है। पशु मंडी में कोई ऐसा जानवर नहीं मिला जो प्रतिबंधित है और कुर्बानी के लिए खरीदा या बेचा जा रहा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, सीवी। और राजनीति में अब बात लाउड स्पीकर विवाद की, जिसमें एसपी नेता अबू आजमी के हिंदू त्योहारों पर दिए गए बयान पर बवाल मच गया।
अबू आजमी ने आरोप लगाया कि फडणवीस की फोर्स मस्जिदों से जबरन लाउड स्पीकर उतार रही है, जो कोर्ट के निर्देश के मुताबिक नहीं है। अबू आजमी ने इस दौरान साल में एक होली और 52 जुमे की नमाज के मुद्दे पर गणेश उत्सव और कांवड़ यात्रा के बहाने हिंदू त्योहारों पर भी सवाल उठाए। लाउड स्पीकर की लड़ाई हिंदू त्योहारों पर आई। नमाज का बहाना, कांवड़ यात्रा पर निशाना। महाराष्ट्र की सियासत में लाउडस्पीकर की गूंज एक बार फिर सुनाई पड़ रही है। एसपी नेता अबू आजमी ने फडणवीस सरकार को घेरते हुए मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारे जाने की कार्रवाई पर सवाल उठाए। अबू आजमी ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेता किरीट सोमैया की शिकायत पर पुलिस मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतार रही है, जबकि लाउडस्पीकर उतारने की जगह उन्हें डेसिबल चेक करना चाहिए और ये कार्रवाई कोर्ट के दिए आदेश के मुताबिक नहीं हो रही है। अबू आजमी ने इस बात का आरोप भी लगाया कि महाराष्ट्र सरकार ने नफरत फैलाने वालों को खुली छूट दे रखी है, लेकिन ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। अबू आजमी ने कहा कि लाउडस्पीकर का इस्तेमाल मस्जिद, मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा और त्योहारों में समान रूप से होता है। ऐसे में अदालत के निर्देश क्या सिर्फ मुसलमानों पर लागू होते हैं? अगर कानून सबके लिए बराबर है तो आपत्ति सिर्फ मस्जिद के लाउडस्पीकर पर क्यों? मस्जिद में घुसकर के लाउड स्पीकर उतारना है, इससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो रही है। मस्जिदों का लाउड स्पीकर कमिश्नर साहब से कहना चाहता हूं, आप बिल्कुल उतारेंगे नहीं, आप डिसिप्लिन चेक करेंगे। अगर वो ज्यादा है तो बुला के समझाएंगे, वार्निंग देंगे, नोटिस देंगे, उसके बाद उनसे खुद उतारने के लिए कहिए। आप जाकर पुलिस के लोग कुछ लोगों को लेकर जाकर उतारेंगे तो ये बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अबू आजमी ने इस दौरान साल में एक होली और 52 जुमे की नमाज के मुद्दे पर गणेश उत्सव और कांवड़ यात्रा के बहाने हिंदू त्योहारों पर भी सवाल उठाए। कांवड़िया लोग जो लेके चलते, कहाँ लेके चलते हैं? सड़क पे लेके चलते हैं। हमने तो माना नहीं किया। एक महीना चलता है, पूरा सड़क जाम रहती है। मैं पूछूं गणपति आती है तो कहाँ बिठाई जाती है? हमने तो मना नहीं किया, बिठाते हैं आप। हमारी एक कह रहे हैं कि एक होली एक आती है और 52 जो है ना जुमा आता है। 52 जुमा में 15 मिनट से 20 मिनट से ज़्यादा कोई सड़क पर नहीं उतरता होगा। अगर पूरा जोड़ लेंगे तो 2 दिन भी नहीं हुआ, और 10-10 दिन तक चलता माइक, तो आप नहीं बोलते हैं। अबू आजमी ने लाउडस्पीकर को मजहबी रंग दे दिया तो इस पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई। अच्छी बात है, गणपति होना चाहिए। वो कोई हम ये जो हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्म होते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, सब ऐसा ही होना चाहिए जैसा होता है। ये अबू आजमी जो अभी मुद्दे खड़े कर रहे हैं वो राजनीतिक मुद्दा है और वो वोट को सामने रख के वो मुद्दा ले रहे, बाकी लोग नहीं। वही खुद ये धार्मिक तेड़ खड़े करके खुद की राजनीतिक रोटी पकाना चाहती है। इस बीच फडणवीस की फोर्स ने भी अबू आजमी के बयान पर पलटवार करने में देर नहीं लगाई। मस्जिदों के भोंगे के बारे में, लाउडस्पीकर के बारे में जो बातें वो कर रहे हैं कि उसको निकालना अच्छी बात नहीं है और गणपति के साथ उसकी तुलना कर रहे हैं। अरे भाई, गणपति तो खाली 10-11 दिन रहता है, मस्जिद का भोंगा जो रहता है वो हर दिन बचता है। हिंदू मुस्लिम में इस तरीके की बातें फैलाना बंद करो। इस सियासी संग्राम के बीच संत समाज ने भी अबू आजमी के बयान पर गहरी नाराजगी जताई है। अबू आजमी जो विवादास्पद बयान देकर के चर्चा में बने रहने के लिए, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए जो विचार रखता है, अत्यंत निंदनीय और दुखद है। भारत की मर्यादा अगर तुझे नहीं रखनी है तो भारत में रहने की तुम्हारे जैसे 2 कौड़ी के नेताओं का कोई आवश्यकता नहीं है। ये रात में दौड़ने वाले जब पायक बनते हैं, आपके धर्म में जब ताजिया विसर्जन होता है, आपके धर्म में जब आप लोग सड़कों पे शस्त्र लेकर के शस्त्र बल का प्रयोग करते हो, आप लोग जब अपने धर्म में शस्त्रों को लहराते हुए सड़कों पे घूमते हो, तो उसमें हमारा प्रशासन नहीं कि आपके अब्बू आकर के उसकी रक्षा करते हैं। अबू आजमी इससे पहले क्रूर मुगल शासक औरंगजेब की तारीफों के पुल बांधकर सवालों के घेरे में आ चुके हैं। अपने बयान के लिए उन्होंने माफी भी मांगी थी और अब एक बार फिर लाउडस्पीकर के बहाने उन्होंने हिंदुओं के त्योहारों पर सवाल उठाकर एक नए विवाद को हवा दे दी है।
जिस पर उनका विरोध तेज होता जा रहा है। मुंबई से नीतीश झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को अब जयचंद की तलाश है। वो जयचंद जो घर के अंदर भी हो सकता है और घर के बाहर भी हो सकता है। तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से बाहर किए जाने के फैसले के बाद ये पहला मौका है जब उन्होंने इसका जवाब दिया है। और खास बात यह है कि तेज प्रताप यादव ने एक साथ कई लोगों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। तेज प्रताप का पोस्ट, नया सियासी विस्फोट। पार्टी या परिवार, तेज प्रताप किससे नाराज? लालू के लाल के लिए जयचंद कौन? 24 मई को तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर अपने प्यार का इजहार किया तो लालू फैमिली में भूचाल आ गया। 25 मई को लालू यादव ने तेज प्रताप को पार्टी और परिवार दोनों से बेदखल कर दिया, लेकिन तेज प्रताप यादव ने चुप्पी साधी रखी। लेकिन पार्टी से निकाले जाने के 7वें दिन यानी कि 1 जून को तेजस्वी ने अपनी चुप्पी तोड़ी और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर एक बार फिर बिहार की सियासत में विस्फोट कर दिया। तेज प्रताप यादव ने एक्स पर लिखा, मेरे प्यारे मम्मी पापा, मेरी सारी दुनिया बस आप दोनों में ही समाई है। भगवान से बढ़कर हैं आप और आपका दिया कोई भी आदेश। आप हैं तो सब कुछ है मेरे पास। मुझे सिर्फ आपका विश्वास और प्यार चाहिए, ना कि कुछ और। पापा आप नहीं होते तो ना ये पार्टी होती और ना मेरे साथ राजनीति करने वाले कुछ जयचंद जैसे लालची लोग। बस मम्मी पापा आप दोनों स्वस्थ और खुश रहें हमेशा। मतलब साफ है, पहली बार जब तेज प्रताप यादव ने अपनी चुप्पी तोड़ी तो खुद को लालू यादव का आज्ञाकारी बेटा बताया, राबड़ी देवी और लालू यादव को भगवान से बढ़कर बताया। लेकिन एक्स पर पोस्ट के जरिए लालू यादव को गुप्त संदेश भी भेज दिया। अब सवाल है कि आखिर तेज प्रताप यादव ने किसे जयचंद जैसा लालची कहा है? कौन है जो तेज प्रताप यादव के खिलाफ साजिश कर रहा है? तेज प्रताप यादव का इशारा किसकी तरफ है? जयचंद वाले पोस्ट पर कयास लगाए ही जा रहे थे कि तेज प्रताप ने एक बार फिर एक्स पर पोस्ट किया, मेरे अर्जुन से मुझे अलग करने का सपना देखने वालों, तुम कभी अपनी साजिशों में सफल नहीं हो सकोगे। कृष्ण की सेना तो तुम ले सकते हो, लेकिन खुद कृष्ण को नहीं। हर साजिश को जल्द बेनकाब करूंगा। बस मेरे भाई भरोसा रखना, मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। फिलहाल दूर हूँ, लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ था और रहेगा। मेरे भाई मम्मी पापा का ख्याल रखना। जयचंद हर जगह है, अंदर भी और बाहर भी। लेकिन बिहार में तेज प्रताप के जयचंद वाले विस्फोट से सियासी पारा भी चढ़ गया है। तेज प्रताप जी ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। तेज प्रताप जी ने लिखा है कि पापा आप न होते तो न पार्टी होती और न मेरे साथ राजनीति करने वाले कुछ जयचंद जैसे लालची लोग। तेज प्रताप जी को बताना चाहिए कि ऐसे जयचंद्र कौन है। तेज प्रताप जी का हालिया पोस्ट निश्चित तौर पे उनके पार्टी, उनके परिवार का अंदरूनी मामला है और चूंकि लालू प्रसाद यादव जी स्वयं इस मामले को देख रहे हैं तो इसमें टीका टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। पूरे लालू परिवार में कोहराम मचा हुआ है। लंबे समय से लालू जी की संतानों का जो आपसी संघर्ष है वो चलता रहा है। अब वो सतह पर दिख रहा है और लोकलाज से ज़्यादा ये कहीं ना कहीं जो डैमेज कंट्रोल था वो लालू जी ने करने की कोशिश की थी, लेकिन अब वो बैकफायर कर रहा है। अब आरजेडी में हलचल जरूर मचेगी कि लालू परिवार में हुए इस उठापटक के पीछे कौन है। क्या बिहार चुनाव से पहले लालू यादव उसकी पहचान कर पाएंगे? क्या तेज प्रताप जिसकी ओर इशारा कर रहे हैं उसका चेहरा सबके सामने आएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश की राजधानी दिल्ली हो या योगी का यूपी, दोनों जगह ताबड़तोड़ बुलडोजर चल रहा है। दिल्ली में हाईकोर्ट के निर्देश पर तड़के सुबह बुलडोजर चला तो नेपाल बॉर्डर पर योगी का बुलडोजर अवैध मस्जिद, मदरसा और मजार पर चल रहा है, उनको हटा रहा है। दिल्ली से उत्तर प्रदेश तक जब अवैध कब्जा हटाने बुलडोजर पहुंचा तो कैसा माहौल रहा? विरोध के बाद भी पुलिस ने जमीन को कैसे समतल कर दिया, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली टू उत्तर प्रदेश बुलडोजर एक्शन जमकर।
कहीं जबरन कब्जा हटाया तो कहीं अवैध मस्जिद गिराया। देश की राजधानी दिल्ली हो या यूपी से सटा नेपाल बॉर्डर, अवैध कब्जों पर जमकर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। सरकारी जमीन पर बने या फिर अवैध तरीके से किए गए निर्माणों पर सरकार कार्रवाई कर रही है। दिल्ली में जंगपुरा के मद्रासी इलाके में बड़े स्तर पर बुलडोजर एक्शन लिया गया। शुरुआत में तो लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के आगे लोगों का विरोध न चल सका। तो वहीं दूसरी तरफ नेपाल बॉर्डर से सटे यूपी के जिलों में ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। सरकारी जमीन पर बनी अवैध मस्जिद को ढा दिया गया। हालांकि कमेटी के लोग स्वयं मस्जिद को गिरा रहे थे, लेकिन मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने मिनटों में ही मस्जिद का काम तमाम कर दिया। वैसे तो रविवार के दिन सरकारी ऑफिस में छुट्टी होती है, लेकिन अब दिल्ली में सरकार बदल गई है, तो अवैध निर्माण, अवैध कब्जों और अतिक्रमण पर कभी भी किसी भी दिन बुलडोजर चल सकता है। जंगपुरा के मद्रासी इलाके में तड़के सुबह प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर पहुंच गई। मौके पर लोग विरोध करने लगे, तब रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात करना पड़ा। जबरदस्त बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है और यहाँ इसके पीछे कारण यह है कि नाले के ऊपर ये मकान बने हुए थे और पूरी तरीके से यहाँ पर मकानों को जमीन दोष किया जा रहा है और यहाँ तकरीबन 300 मकान थे जिनको कि अब डिमोलिशन का काम किया जा रहा है। पुलिस के जवान भी तैनात हैं, उसके साथ ही साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को भी तैनात किया गया है कि किसी भी तरीके का कोई भी हंगामा न करे। हम आए था 8 साल हो गए यहाँ। 8 साल से यहाँ रह रहे थे? 50 साल से रह रहा मेरा पापा। 50 साल से रहते थे? अच्छा, लेकिन आप लोगों को क्या आवाज़ तो सरकारी आवाज़ शांतित कर दिया गया था, फिर उसके बाद तभी भी आप लोग यहाँ पर रुके हुए थे? नहीं, हम लोगों को तो घर मकान मिला था। हाँ, घर मकान तो मिला है, कुछ बंदों को मिला, कुछ बंदों को नहीं मिला। हमें मिला है, लोग हमें रोटी पानी की रोज गई यही है। 3 घंटा रास्ता है, 3 घंटा रास्ता है, आना जाना है, 6 घंटा तो हो गया। दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद डीडीए के अधिकारियों की देखरेख में बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। बारापुला नाले को कब्जे से मुक्त कराने और मानसून से पहले जल भराव की समस्या से बचने के लिए अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। जिनकी झुग्गियों को हटाया जा रहा है उनको 1 महीने पहले ही नोटिस दिया गया था। मद्रासी कैंप इलाके में 370 झुग्गी झोपड़ियां और बस्ती हैं और 60 सालों से लोग इसमें रह रहे हैं। 370 में से 189 झुग्गियों को पीएम आवास योजना के तहत घर भी आवंटित कर दिए गए हैं। कोर्ट के आदेश पे कार्रवाई हो रही है और ये जो इंक्रोचमेंट था वो उसको कोर्ट के आदेश पे ही हम हटा रहे हैं। वो बारापुला ड्रेन है, उसकी साफ सफाई में ये नैरो भी हो गई थी ड्रेन यहाँ पर, तो उसकी साफ सफाई में भी वाटर फ्लो में भी दिक्कत आ रही थी। हेवी रेन के टाइम में जो पानी भर जाता है पूरे इलाके में वो इन्हीं वजहों से फैलता है। तो कोर्ट में ये मामला चल रहा था और कोर्ट ने बोला था कि आज से आप हटा सकते हैं। इनको हमने नरेला, जो भी एलिजिबल लोग हैं उनको हमने नरेला में फ्लैट भी अलॉट करवा दिया डीडीए से। दिल्ली में हाईकोर्ट के आदेश पर बुलडोजर चल रहा है, लेकिन यूपी में तो योगी ने अवैध कब्जेदारों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। फिलहाल ये अभियान नेपाल सीमा से सटे यूपी के कई जिलों में चल रहा है। बीती रात प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बनी अवैध मस्जिद को ढा दिया। मस्जिद कमेटी को पहले से ही सूचना दी गई थी कि इबादतगाह सरकारी जमीन पर बना लिया गया है, इसीलिए वो खुद मस्जिद को तोड़ रहे थे। लेकिन जब प्रशासन पहुंचा तो कुछ देर में मस्जिद जमींदोज हो गई। यूपी में सिर्फ महाराजगंज ही नहीं बल्कि नेपाल बॉर्डर से सटे सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में भी अवैध मजार, अवैध मस्जिद, अवैध मदरसा और अवैध ईदगाह को ढाया जा रहा है। सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने का ये अभियान लगातार चल रहा है। फिलहाल मनमाने तरीके से किया गया कब्जा हटाया जा रहा है, जिससे अतिक्रमण के साथ ही भूमाफिया की साजिश को भी ध्वस्त किया जा रहा है। दिल्ली से राहुल मिश्रा और महाराजगंज से अमित त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भिखारी पाकिस्तान दुनिया में बदनाम हो चुका है। हाथ में कटोरा लेकर दर दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन कोई भी उसके कटोरे में चिल्लर तक नहीं डाल रहा। यह पहली बार है जब खुद शहबाज ने माना है कि वो भीख का कटोरा लेकर दुनिया में घूम रहे हैं, लेकिन अब कोई पाकिस्तान की मदद नहीं कर रहा। शहबाज का कबूलनामा, पाक के हाथ में भीख का कटोरा। पाकिस्तान की एक बार फिर इंटरनेशनल बेइज्जती। पाकिस्तान की भीख मांगने की पुरानी आदत है। खजाना खाली होता है तो हाथ में कटोरा लेकर शहबाज वर्ल्ड टूर पर निकल जाते हैं। कई बार तरस खाकर शहबाज के कटोरे में भीख मिल भी जाती है, तो कई बार शहबाज का कटोरा खाली भी रह जाता है। लेकिन अब खुद शहबाज ने यह मान लिया है कि पाकिस्तान भिखमंगा है। पाकिस्तान में कटोरा लेकर घूमने की जिम्मेदारी भी तय हो गई है। एक तरफ शहबाज शरीफ हैं तो दूसरी तरफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर। दोनों साथ साथ कटोरा लेकर अल्लाह की दुहाई देकर 4 देशों में भीख मांगी। लेकिन यात्रा के बाद भी जब शहबाज के कटोरे में कुछ नहीं आया तो भिखारी देश के भिखमंगे पीएम ने भी कह दिया अब बहुत हो गया,
मुझसे भी भीख नहीं मांगी जाएगी। हाथ में कटोरा लेकर शहबाज ने उन दानियों के नाम भी बता दिए जो समय समय पर पाकिस्तान के कटोरे में चिल्लर डालते रहते हैं। दरअसल पाकिस्तान में पहले से ही भुखमरी जैसे हालात हैं। एक एक दाने के लिए पाकिस्तान मोहताज है और हिंदुस्तान से पिटने के बाद तो उसकी हालत और खस्ता है। भारत के साथ तनाव के बाद पाकिस्तान एक बार फिर कंगाली के दरवाजे पर पहुंच चुका है। पाकिस्तान के हथियारों के गोदाम तो खाली हो ही गए हैं, साथ ही उसे सैन्य ठिकानों की मरम्मत की भी जरूरत पड़ रही है। हाल ये है कि पाकिस्तान में महंगाई चरम पर है और आटा पानी के लिए यहाँ जंग है। पाकिस्तान कर्ज के दलदल में फंस चुका है। विश्व बैंक की ओर से जारी अंतर्राष्ट्रीय कर्ज रिपोर्ट 2024 में पाकिस्तान कर्ज लेने वाले टॉप 3 देशों में से एक है। कंगाली का आलम यह है कि हर एक पाकिस्तानी पर करीब 3 लाख रुपए का कर्ज है। हालात ये हैं कि पाकिस्तान ने कर्ज चुकाने के लिए 2024 में मिडिल ईस्ट के बैंकों से करीब 34,000 करोड़ का कर्ज मांगा और चीन से लिया हुआ करीब 30,000 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाने के बदले जिनपिंग के आगे गड़गड़ाकर पाकिस्तान ने 2 बार टाइम आगे बढ़ाया। वो बने हैं अपने दम पे। दोनों ने साथ में आजादी की थी 1947 के अंदर, 1947 में साथ में आजादी की थी। वो साथ स्टार्ट किया था, आज वो कहाँ है, हम कहाँ हैं। शहबाज के कबूलनामे के बाद ये तो साफ हो गया कि पाकिस्तान अब तक चीन और दूसरे देशों के रहमो करम पर जिंदा है। पाकिस्तान में महंगाई चरम पर है और समय रहते इस पर काबू नहीं पाया गया तो कटोरा पाकिस्तान का ब्रांड एम्बेसडर बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बलूचिस्तान में बीएलए चुन चुनकर पाकिस्तानी सेना को निशाना बना रहा है। पहले सुराब और अब मुस्तंग। एक एक कर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हर शहर पर कंट्रोल कर रही है, जिसके बाद पाकिस्तानी फौज के पैर बलूचिस्तान के इन इलाकों से उखड़ रहे हैं और अब तो बीएलए ने क्वेटा से महज 45 किलोमीटर दूर मुस्तंग शहर को भी अपने कब्जे में ले लिया है। भाग रही है मुनीर की फौज। बलूचिस्तान पर बीएलए का कंट्रोल। पहले सुराब, अब मस्तुंग। 2 दिन में 2 शहरों पर कब्जा। पाकिस्तान के हाथ से निकल गया बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में हालात एक बार फिर बेकाबू हो गए हैं। सुराब के बाद अब मस्तुंग शहर पर बलूच विद्रोहियों ने कब्जे का दावा किया है। पिछले 48 घंटे में बलूच लड़ाकों ने 2 शहरों में पाकिस्तानी फौज पर हमले कर मुनीर की सेना को खदेड़ दिया है, बल्कि सुराब और मस्तुंग पर कंट्रोल भी कर लिया है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों पीटे पाकिस्तान की हालत ये हो गई है कि अब जिसका मन कर रहा है वो मुनीर की फौज को पीट दे रहा है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की महज 2000 फौज ने बलूचिस्तान की संपूर्ण आज़ादी को लेकर एक कदम और बढ़ाते हुए सुराब शहर के बाद मस्तुंग शहर पर भी कब्जा कर लिया है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज के पैर कैसे उखड़ रहे हैं, उसकी तस्दीक करती इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें क्वेटा से महज 45 किलोमीटर दूर मस्तुंग शहर की है, जहां बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने 2 पुलिस थानों को आग के हवाले कर दिया। बलूचिस्तान के मस्तुंग शहर से आया ये एक और वीडियो देखिए। बीएलए के लड़ाकों के आगे पाकिस्तानी सेना की हालत पतली हो गई है और जान बचाने के लिए पाकिस्तानी फौज पैदल ही भाग रही है। खबर है कि मस्तुंग इलाके में बीएलए ने कब्जा तो जमा ही लिया है, कराची को क्वेटा से जोड़ने वाली हाईवे को भी निशाना बनाया है, जिसकी वजह से बलूचिस्तान कराची और क्वेटा से अलग थलग पड़ गया है। बलूच विद्रोहियों का हमला सिर्फ सुराब और मस्तुंग तक सीमित नहीं है। खरान के शाहवानी चौक पर बीएलए ने पुलिस कर्मियों को निशाना बनाया, उनके हथियार छीन लिए और मौके से फरार हो गए। वहीं खुजदार के नाल इलाके में पाकिस्तानी पीस फोर्स पर गोलीबारी की, जिसमें कुछ जवानों के मारे जाने की खबर है। हमलावर न सिर्फ हमला कर भागे बल्कि अपने साथ सरकारी हथियार भी ले गए। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जिस सटीक रणनीति से हमले कर रही है, उससे ये साफ हो गया है कि मुनीर की सेना में बीएलए को रोक पाने का दम नहीं है। बलूचिस्तान में लंबे वक्त से पाकिस्तानी आर्मी बलोचों के साथ खूनी जंग लड़ रही है। पाकिस्तानी सेना और पुलिस लोगों पर हमले करती है। असल में बलूचिस्तान ने कभी भी पाकिस्तान को कबूल नहीं किया। पाकिस्तान जबरन सालों से बलूचिस्तान पर कब्जा कर बैठा है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी की बंदूकें बलोचों की आवाजों को खामोश नहीं कर सकी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बांग्लादेश में क्या कुछ बड़ा होने वाला है,
ये सवाल इसलिए क्योंकि बांग्लादेश में इन दिनों प्रदर्शन तेज हो गए। यूनुस सरकार अगले साल चुनाव कराने के पक्ष में है, तो बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकार इसी साल दिसंबर में चुनाव कराने के पक्ष में। ऐसे में मोहम्मद यूनुस और सेना प्रमुख के बीच ठन गई है, ठीक वैसे ही जैसे 1999 में नवाज और मुशर्रफ के बीच ठन गई थी। शेख हसीना को गए अभी साल भर भी नहीं बीता है, बांग्लादेश एक बार फिर से अस्थिरता की ओर बढ़ रहा है। मोहम्मद यूनुस के खिलाफ देश में गुस्सा तेज हो रहा है। छात्र, सरकारी कर्मचारी, व्यापारी और यहाँ तक कि यूनुस के शासन में छूट पाए कट्टर इस्लामी समूह भी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो बांग्लादेश की राजनीतिक पार्टियां दिसंबर में चुनाव कराने की मांग पर अड़ी हैं। मोहम्मद यूनुस ऐलान कर चुके हैं कि 30 जून 2026 के बाद वो पद छोड़ देंगे, लेकिन बांग्लादेश के आर्मी चीफ दिसंबर में ही चुनाव कराने के पक्ष में हैं। तो दूसरी तरफ बांग्लादेश में यूनुस सरकार के खिलाफ असंतोष बढ़ता जा रहा है। ठीक वैसे हालात बन रहे हैं जैसे 1999 में पाकिस्तान में बने थे, जब नवाज शरीफ का तख्ता पलट हुआ था। यूनुस का होगा नवाज शरीफ जैसा हाल। दरअसल बांग्लादेश में यूनुस सरकार और सेना के बीच ठन गई है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ लोकतंत्र की बहाली के लिए दिसंबर में चुनाव कराना चाहते हैं ताकि बांग्लादेश में चुनी हुई सरकार का राज आ सके, लेकिन यूनुस सरकार अगले साल चुनाव कराने के पक्ष में है। लिहाजा बांग्लादेश में यूनुस सरकार और आर्मी चीफ के बीच टकराव है। ठीक वैसे ही हालात हैं जैसे साल 1999 में पाकिस्तान का था। तब नवाज शरीफ और जनरल मुशर्रफ के बीच ठन गई थी। जनरल मुशर्रफ तख्ता पलटकर खुद कुर्सी पर बैठ गए थे और अब बांग्लादेश के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। कुल मिलाकर बांग्लादेश के लिए ये एक नाजुक दौर है। जिस देश ने पाकिस्तान के जुल्म से मुक्ति पाई थी, वही आज उसी रास्ते पर लौटता दिख रहा है। क्या बांग्लादेश लोकतंत्र को फिर से स्थापित कर पाएगा या इतिहास खुद को दोहराएगा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मथुरा में ब्रिजवासी के नाम से रेस्टोरेंट चला रहे एक मुस्लिम शख्स की खाने से जुड़ी जिहादी साजिश सामने आई, जहां रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होने वाले बर्तनों को वो टॉयलेट में गंदे पानी से धुलवा रहा था, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद बवाल मच गया। होटल के टॉयलेट में धुले खाने के बर्तन। भाईजान का काम, होटल का रखा हिंदू नाम। राधा रानी के धाम मथुरा से एक ऐसी खबर सामने आई जिससे सुनने वालों के होश उड़ गए। वहां बरसाना गोवर्धन इलाके में मौजूद एक होटल में खाने से जुड़ी जिहादी साजिश सामने आई, जहां होटल के टॉयलेट में खाने के बर्तनों को गंदे पानी से धुला जा रहा था। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें टॉयलेट के अंदर मौजूद लड़का ग्राहकों के जूठे बर्तनों को गंदे पानी से साफ करता दिखा। पानी को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो किसी जहर से कम नहीं था। बावजूद इसके उसी पानी से बर्तनों को धोया गया और माना जा रहा है कि उन्हीं बर्तनों में ग्राहकों को खाना भी परोसा गया। खाने से जुड़ी इस जिहादी साजिश का एक सच ये भी है कि इस रेस्टोरेंट का नाम ब्रिजवासी फैमिली रेस्टोरेंट रखा गया था, जिसके प्रचार का बोर्ड भी बड़े अक्षरों में लिखा गया था और इसे ही देखकर हिंदू समाज के लोग वहां खाना खाने पहुंचते थे। लेकिन हकीकत में इस रेस्टोरेंट को एक मुस्लिम चला रहा था, जहां से ये जिहादी साजिश सामने आई। और उत्तर प्रदेश में क्राइम कंट्रोल का काम 24 घंटे जारी है। हर दिन योगी फोर्स अपराधियों, बदमाशों और तस्करों को उनकी सही जगह पहुंचा रही है। साथ ही कभी ना भूलने वाला सबक भी दे रही है, जिसको अपराधी जब तक जिंदा रहेंगे शायद याद रखेंगे और कभी अपराध ना करने की कस्में खाएंगे। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई। बदमाश विवेक यादव, जिस पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं, कस्टडी से बदमाश को भगाने पंजाब जा रहा था। उधर सहारनपुर में पुलिस और गौ तस्करों की मुठभेड़ हो गई।
पूर्वोत्तर के कई राज्यों में बीते कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश लोगों की मुसीबत को बढ़ाने वाली है। तेज बारिश के बाद कई इलाकों में सड़कें बह गईं, तो कई इलाकों में हुए लैंडस्लाइड के कारण उन इलाकों का राज्य के दूसरे हिस्सों से संपर्क ही टूट गया। सबसे बुरा हाल तो सिक्किम और असम का है, जहां तेज बारिश की वजह से कई रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। सिक्किम के अलग अलग इलाकों में लैंडस्लाइड की वजह से स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पूर्वोत्तर में बारिश नहीं तबाही आई है। बाढ़, लैंडस्लाइड से मचा कोहरा। असम से सिक्किम तक हाहाकार। पूर्वोत्तर में लगा कर्फ्यू। मॉनसून ने देश के कई हिस्सों में दस्तक दे दी है और इसके साथ आई है आसमानी आफत, जिसने पूर्वोत्तर में हाहाकार मचा दिया है। लोगों का जनजीवन उथल-पुथल हो गया है। इस 24 घंटे की बारिश ने आधा पूर्वोत्तर डुबो दिया। कई जगहों पर लैंडस्लाइड और बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। पहली बारिश के बाद ही यहाँ सड़कें दरिया बन गई। सड़कों से लेकर घरों तक सिर्फ सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा है। तस्वीरें गुवाहाटी के रुक्मिणी गांव की हैं। यहाँ ऐसी बारिश हुई कि पूरा इलाका पानी पानी हो गया। सड़कों पर पानी भरने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इलाके में पानी भरने से वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। गुवाहाटी के हती गांव इलाके में भी बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब नजर आया। ये इम्फाल के रिहायशी इलाके की तस्वीर है, जो पानी से बिल्कुल डूब चुका है। ऐसा लग रहा है कि लोग सड़क पर नहीं बल्कि किसी नदी में चल रहे हैं। मणिपुर में बारिश बाढ़ से भारी तबाही मची है। सड़कें पूरी तरह से पानी में डूब गई हैं। रिहायशी इलाके पूरी तरह से जलमग्न नजर आ रहे हैं। घरों में बाढ़ के पानी ने कब्जा कर लिया है। बाढ़ में फंसे हजारों लोग बेघर हो चुके हैं और मदद की तलाश कर रहे हैं। ऐसे में लोगों के लिए सेना के जवान देवदूत बनकर पहुंचे। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि कैसे सेना और एनडीआरएफ लोगों को नाव में बैठाकर सुरक्षित स्थानों पर भेज रही है। लगातार नाव में बैठाकर सेना अनाउंसमेंट कर रही है, अगर कोई कहीं फंसा हो तो उसे तुरंत रेस्क्यू किया जा रहा है। दूर दूर तक देखिए सिर्फ पानी ही पानी है। सड़कें नदी बन गई हैं। मणिपुर के बाढ़ग्रस्त इलाके में सेना के जवान अलग अलग टीम बनाकर मदद पहुंचा रही हैं। राफ्ट के जरिए लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। बड़ी खबर म्यांमार से है, जहां भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। म्यांमार के कई इलाकों में भूस्खलन हुआ है। लैंडस्लाइड की वजह से काफी बड़ा नुकसान हुआ है, ये भी जानकारी इस वक्त मिल रही है। लैंडस्लाइड का एक खौफनाक वीडियो भी सामने आया है और इसमें आशंका है कि काफी बड़ा नुकसान हुआ है। सड़कों पर पहाड़ों का बड़ा मलबा दरक कर गिरा है। ये देखिए, एक बड़ा हिस्सा पहाड़ का पूरी तरह से सड़क पर आ गया। नीचे कुछ लोग भी दबे हो सकते हैं।